नमस्कार फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई संज्ञानात्मक बुद्धि क्या होती है और जीन पियाजे ने यह सिद्धांत क्यों दिया है, किस लिए दिया है। तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। जीव विज्ञान और मनोविज्ञान में उनकी रुचि है। उन्होंने अपने 2 पुत्र और पुत्रियों पर यानी 3 बच्चों पर यह प्रयोग किया है और अपने प्रयोग के माध्यम से उन्होंने एक सिद्धांत दिया है जिसे हम क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। उनका यह मानना है कि बच्चों में संज्ञानात्मक बुद्धि होती है। संज्ञानात्मक बुद्धि क्या होती है? चिंतन मनन समझना, प्रत्यक्ष देखना समझना और एक थ्योरी बनाना, एक समझ बनाना। इसे हम क्या बोलते हैं अपनी आम भाषा में? संज्ञानात्मक बुद्धि या कॉग्निटिव इंटेलिजेंस। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करेंगे। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, आज की क्लास के बाद आपको कभी भी इसमें किसी भी टॉपिक में डाउट नहीं आने वाला। तो सबसे पहले जीन पियाजे जी हमारे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है, स्विस मनोवैज्ञानिक के नाम से मशहूर है ये, है ना। 1896 में इनका जन्म हुआ था। 1980 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। इनके प्रमुख सिद्धांत हैं जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और इन्होंने अपनी थ्योरी में संज्ञानात्मक बुद्धि, बच्चे की जो थिंकिंग एबिलिटी है, बच्चे की रचनात्मक बुद्धि जो है, उसको उन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक बुद्धि, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, संज्ञानात्मक विकास का नाम दिया है। ठीक है। और यह एक चरण दर चरण यानी एज टू एज यह डेवलप होती है, एकदम से डेवलप नहीं होती, यह धीरे धीरे बच्चे की समग्र विकास के साथ बढ़ती है। तो ठीक है। तो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के जनक है ये, है ना। इन्होंने बाल विकास अपने सिद्धांत में बच्चों की जो एज है उसको 4 स्टेजेस, 4 अवस्थाओं में बांटा है, जो कि 0 से लेके 15 वर्ष के बीच है। यानी 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए उन्होंने यह सिद्धांत दिया है। चलिए, तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं, इन्होंने बच्चों को क्या बोला है? बाल वैज्ञानिक। कोई भी बच्चा यानी प्रत्येक बच्चा एक चाइल्ड साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है, बाल वैज्ञानिक है, जो खुद ही इन्वेंशन करता है और खुद ही अपने लिए सिस्टम तैयार करता है। ठीक है। बच्चे रचनात्मकता के जनक होते हैं, बच्चे एक्टिव लर्नर होते हैं। दिन प्रतिदिन हर समय बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है, समझता है और उसको अपने दिमाग में एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। तो यहां पर कुछ सिस्टम को समझाने के लिए भाई सीधा सा बात है, कोई भी बच्चा एडजस्ट करता है। जब आप कोई नया रूम लेते हो, नई जगह जाते हो, नया प्लेस घूमने जाओगे, कुछ भी करोगे, तो आपके साथ भी एडजस्टमेंट होती है ना भाई। ये प्रकृति है, ये दुनिया है, हमको एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसी तरीके से बच्चा भी क्या होता है, जब वातावरण के साथ, जब एक नए परिवेश में आता है तो उसको भी क्या करना पड़ता है? एडजस्टमेंट। चीजों को सीखता है, समझता है। तो उसी थ्योरी, उन्हीं सब अनुभव, बच्चे के दिमाग में जो भी चीजें आती है, बच्चे के दिमाग का जो स्ट्रक्चर है, बच्चे के दिमाग की जो मानसिक संरचना यानी बच्चे का जो एक्सपीरियंस का भंडार है, ठीक है, बच्चे का जो स्ट्रक्चर है, माइंड स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं? हम स्कीमा बोलते हैं। यानी जैसे देखो, एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, जैसे मैं आपको बोलूंगा कि भाई ये क्वेश्चन बनाओ, तो आप क्या करोगे? सपोज आपको मैथ्स का क्वेश्चन बनाना है तो आप मैथ्स की टेक्स्ट बुक लोगे ना। तो उसी तरीके से बच्चा क्या करता है? स्कीमा रखता है। स्कीमा का मतलब है उसका माइंड सेटअप, जहां से बच्चा क्या करेगा? डिसीजन ले पाएगा, या बच्चे के दिमाग में जो भी भरा है वो कहां रहेगा? स्कीमा में रहेगा। स्कीमा एक जगह का नाम है, एक
स्ट्रक्चर का नाम है। आगे बढ़ते हैं। एसिमिलेशन, सम्मिलन, आत्मसातीकरण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सम्मिलन या आत्मसातीकरण। अनुकूलन, अनुकूलन का ही एक प्रकार है। बच्चा कोई भी चीज को जब हम बच्चे को बताते हैं, बेटा ये है, बेटा दो आकाश में पक्षी उड़ते हैं, चिड़िया उड़ती है, बच्चे को हम सबसे पहले दिखाते हैं भाई आकाश में कौन उड़ रहा है? चिड़िया। तो वो समझ गया कि आकाश में अगर कोई भी चीज उड़ेगी तो क्या होगी? वो चिड़िया होगी। तो बच्चे ने उसको दिमाग में डाल लिया, उसके साथ संबंध बना लिया। आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण का मतलब होता है उसको अपने में एब्जॉर्ब कर लेना, शामिल कर लेना, उस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में डाल लेना। तो इसी को बोलते हैं एसिमिलेशन। सम्मिलन यानी बच्चे का बेसिक कॉन्सेप्ट जो बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन या आत्मसातीकरण। आगे बढ़े। फिर अनुकूलन का जो सेकंड स्टेज है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन को हम बोलते हैं समायोजन। समायोजन। अब भाई बच्चे को आपने बताया कि भाई चिड़िया आकाश में उड़ती है, ऊपर उड़ती है, जो वो कौन है? चिड़िया। अब अगले दिन बच्चे को एक नई प्रकार की चीज दिखाई दी, पतंग, और बच्चे ने यह सोचा, बच्चे ने क्या सोचा कि ये तो अलग दिख रही है, लेकिन बच्चे के दिमाग में क्या है? आकाश में उड़ने वाली हर चीज क्या है? चिड़िया है। ठीक है, तो यहां पर गड़बड़ होगी। अब बच्चे को डाउट होगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, तो बच्चा क्या बोलेगा? बच्चा अपने नॉलेज को अपडेट करेगा। क्या करेगा? अपडेट। अपडेट का मतलब है बच्चा उसको चिड़िया ही समझेगा, लेकिन उसको क्या बोलेगा? धागे वाली चिड़िया। क्या बोलेगा उसको? धागे वाली चिड़िया। तो देखिए, ओल्ड ज्ञान, ओल्ड ज्ञान का मतलब है चिड़िया मान रहा है, लेकिन न्यू ज्ञान धागा भी जोड़ दिया, तो नया चीज देखा उसने, धागा, तो धागे वाली चिड़िया की संज्ञा दे दिया किसको? पतंग को। अब ये बच्चे की भाषा है, बच्चे का नॉलेज है, बच्चे की समझ है, बच्चा अपने ज्ञान के अनुसार उस चीज को समझ रहा है, दिमाग लगा रहा है। अगला देखिए, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में एडअप करता है, जोड़ते जाता है, जोड़ने की प्रक्रिया। ठीक है, व्यवस्थापन, संगठन, जोड़ने की प्रक्रिया। अब भाई आपके घर में आप पुस्तकों को एक व्यवस्थित क्रम में रखते हो ना, तो बच्चा भी अपने नॉलेज को क्या करेगा? एक ऑर्डर में जमाएगा, उसी ऑर्डर की प्रक्रिया को, उसी समूह की प्रक्रिया को, समूहन की प्रक्रिया को, पेयरिंग की प्रक्रिया को, ऑर्डर की प्रक्रिया को, सीक्वेंस की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? व्यवस्थापन या संगठन। व्यवस्थित करना नॉलेज को या संगठित करना, एक समूहन करना, ग्रुप बनाना उसका। तो जितना भी नॉलेज है बच्चे का, जो भी अनुभव है, जो भी चीजें सीख रहा है, उस सब के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन या संगठन। अब बात आती है, अब बात आती है आगे चल के, आगे चल के बच्चे को पता चलेगा कि भाई पतंग तो निर्जीव चीज है, पतंग में जान थोड़ी होती है, पतंग में पंख थोड़ी होते हैं, पतंग तो कट जाती है, चिड़िया तो उड़ती रहती है। तो बच्चे ने क्या किया? अपने नॉलेज को सुधार लिया, यानी बच्चे ने अब सुधार कर लिया कि भाई चिड़िया और पतंग दोनों सेम चीज नहीं है, दोनों अलग चीज है। अब ये चीज क्यों आई? ऐसी प्रक्रिया क्यों हुई? क्योंकि डाटा मिसमैच की समस्या आ गई। क्या आ गई? डाटा मिसमैच होने लगा, है ना। सपोज मान लो कोई बड़ा लड़का उस बच्चे का मजाक उड़ाएगा, तो बच्चे ने अपने ज्ञान को करेक्ट कर लिया, यानी कि एक बैलेंस बना लिया, करेक्शन कर लिया। तो करेक्शन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी?
करेक्शन की प्रक्रिया इक्विलिब्रेशन या संतुलनीकरण, संतुलन बनाना, ज्ञान में संतुलन बनाना, बैलेंस बनाना, तो उसको बोलेंगे इक्विलिब्रेशन। बनेगा यहां तक? तो ये पांचों अवधारणाएं मिलकर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास, सोचने समझने की जो शक्ति है उस पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, महत्वपूर्ण योगदान देती है। आगे बढ़ते हैं। तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। स्कीमा मतलब है मानसिक संरचना, स्ट्रक्चर, माइंड स्ट्रक्चर, ठीक है। जितने भी एक्सपीरियंस को आप जोड़ोगे, एडअप करोगे, उसको बोलेंगे संगठन या व्यवस्थापन। और अनुकूलन दो तरीके से होगा। पहले जो चीजों को हम सीखेंगे उसको बोलेंगे एसिमुलेशन, आत्मसातीकरण। फिर हम कुछ सुधार करेंगे, ओल्ड ज्ञान प्लस न्यू ज्ञान, अपडेट। अपडेट का मतलब है हम चीजों को क्लासिफाई कर रहे हैं, तो वो जो चीज होगी उसको क्या बोलेंगे? अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब क्या है? पुराने ज्ञान और नए ज्ञान, पुराने ज्ञान में थोड़ा सा अपडेट करना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? समायोजन। और तीसरा है संतुलनीकरण, इक्विलिब्रेशन, यानी कि स्कीमा और संगठन, स्कीमा और इसमें क्या बोलते हैं, बैलेंस बनाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्कीमा। तो वही चीज है भाई, बच्चा पहली बार 4 अंगों वाला जो जानवर है उसको कुत्ता दिखाई देता है। बच्चे के घर के आसपास क्या रहता है? कुत्ता। तो बच्चे के दिमाग में क्या आ गया? जिसके 4 पैर होंगे वो कुत्ता ही होगा। लेकिन कुछ समय बाद वो बिल्ली को देखता है तो बच्चा ये सोचेगा कि भाई बिल्ली भी क्या है? कुत्ता है। समझ रहे हो? तो बिल्ली को भी कुत्ता समझ रहा है बच्चा। तो बच्चे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चे के स्कीमा में क्या फिट है? 4 पैर वाली चीज कुत्ता होती है। तो बच्चा बिल्ली को भी क्या समझ रहा है? कुत्ता। लेकिन आगे चल के क्या होगा कि म्याऊ वाला कुत्ता समझेगा उसको, क्या बोलेगा? म्याऊ करने वाला कुत्ता है ये। फिर आगे चल के उसको पता चलेगा नहीं भाई, कुत्ता और बिल्ली तो अलग अलग चीज है, ठीक है। जब वो उसको एकदम अलग कर लिया, कुत्ता अलग है, बिल्ली अलग है, कुत्ता भौंकता है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, तो इसको बोलेंगे संतुलनीकरण। बनेगा? एसिमिलेशन, सम्मिलन की जानकारी, वही चीज जो मैं आपको बताया हूं। एसिमिलेशन, सम्मिलन, किसी भी चीज को जब एडॉप्ट कर लेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे। जैसे आपको मैं गणित समझा रहा हूं, मान लो अब गणित का फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ गया, वो एसिमिलेशन है। आपने उस सूत्र को आत्मसात कर लिया, अपने दिमाग में बैठा लिया, दैट इज एसिमिलेशन। बनेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो भाई जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। कितनी स्टेजेस बताई है? 4। तो आप इसको याद कर सकते हो एकदम सरल तरीके से। कैसे याद रखना है भाई? सपना। तो सपना होता है तो सपमा कर दो। सपमा, ठीक है। तो देखिए भाई, पहला है संवेदी अवस्था, ठीक है। फिर है पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है। संवेदी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बनेगा? तो ये 4 अवस्थाएं हैं, आपको याद रखनी है। बनेगा? सबसे पहले है संवेदी पेशी।
संवेदी पेशी अवस्था को इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी ऑर्गन स्टेज। सेंसरी ऑर्गन स्टेज की जो अवस्था है कब से कब तक है? 0 से लेके 2 वर्ष। बनेगा 0 से लेके 2 वर्ष। भाई 2 वर्ष तक के बच्चे अपनी संवेदी पेशी यानी ज्ञानेंद्रियों का यूज करते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स का यूज करते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है संवेदी पेशी अवस्था। अगला है पूर्व संक्रियात्मक विकास। पूर्व संक्रियात्मक विकास, पूर्व संक्रियात्मक विकास में बच्चे की अवस्था को यानी एज को 2 से 7 वर्ष में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। अगला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसकी जो अवस्था है 7 से 11 वर्ष है। फिर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से लेके 15 वर्ष है। औपचारिक मतलब है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। बनेगा, आगे बढ़े। चलिए, तो देखो भाई, संवेदी पेशी या संवेदी गामक अवस्था की जो एज लिमिट है 0 से लेके 2 वर्ष के बच्चे इसमें शामिल हैं। अब इसका मतलब ये है कि हम यहां पर ये बात करने वाले हैं भाई कि 0 से लेके 2 वर्ष के बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी या सोचने समझने की अप्रोच कैसी होती है। तो सबसे पहले हम बात करें तो 2 वर्ष तक का बच्चा हमारे पास जो 5 ज्ञानेंद्रिय है उसके द्वारा चीजों को समझता है, या थिंकिंग एबिलिटी में सबसे ज्यादा योगदान इन 5 ज्ञानेंद्रियों का होता है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? आंख, जीभ, नाक, त्वचा और आंख, जीभ, कान, नाक, त्वचा, है ना? 5 हो गया, सॉरी। आंख, जीभ, कान, नाक, त्वचा। बनेगा, आंख से देखेगा, जीभ से टेस्ट करेगा, ठीक है, त्वचा से अनुभव करेगा, फील करेगा, और नाक से सूंघेगा। तो इस प्रकार से वो अपनी ज्ञानेंद्रियों का यूज करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व, ठीक है, वस्तु स्थायित्व का गुण होता है इसमें। अब देखो भाई, आप छोटे से बच्चे का कोई खिलौना छुपा दोगे तो वो क्या करेगा? आप कभी छोटे से बच्चे का खिलौना छुपा दीजिए तो वो उस खिलौने को पलंग के नीचे खोजेगा, अगल बगल खोजेगा, जब तक उसको वो खिलौना मिलेगा नहीं वो चैन से नहीं बैठेगा। तो इसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। इसका मतलब ये है कि छोटा बच्चा जिन वस्तुओं से खेलता है उन वस्तुओं को अपने लाइफ का एक जरूरी हिस्सा बना लेता है। क्या बना लेता है? अपने लाइफ का एक हिस्सा। और वो उनको विजिबल, यानी जब तक वो दिखेंगी उसको अच्छा लगेगा, जब वो नहीं दिखती तो वो उसको खोजने का प्रयास करता है। ठीक है। देखने, सुनने, चूसने, पकड़ने और बोलने की शक्ति का विकास। बच्चे, छोटे बच्चे अगर आपकी कभी उंगली को पकड़ेंगे, कभी ध्यान दीजिएगा, वो छोड़ते नहीं है, बहुत तगड़ी उनकी पकड़ होती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय बच्चे की जो मांसपेशियां हैं वो बहुत ही एक्टिव होती हैं। बनेगा, आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में। ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 2 से लेके 7 वर्ष के बच्चे। अब ये जो बच्चे होते हैं, प्री स्कूल की स्टेज होती है, यानी प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक विकास की अवस्था बोलते हैं, क्योंकि प्राइमरी स्कूल के पहले क्या आता है भाई? प्री स्कूल आता है। और इस उम्र के बच्चे प्री स्कूल या प्ले स्कूल में जाते हैं। बनेगा। तो भाई सबसे पहली बात, यहां पर इन लोग सिंबल्स का यूज करते हैं, यानी अपनी जो डेली एक्टिविटी है उसमें चिन्ह का यूज करना इनका एक आम विशेषता है, बोल सकते हो। जैसे कि कुत्ते की भौ भौ सुनेगा तो वो कुत्ते की इमेज बनाएगा, बिल्ली की म्याऊ म्याऊ सुनेगा तो बिल्ली की इमेज बनाएगा,
तो इस प्रकार से अपने आसपास की जो चीजें रहती हैं उसको फील करके उसके बारे में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने की कोशिश करता है। जीववाद, जीववाद का मतलब है बच्चा निर्जीव चीजों के साथ अपना समय बिताता है, निर्जीव चीजों को वो सजीव मानकर ही खेलता है उनके साथ। गुड्डा गुड़िया का विवाह, गुड्डे गुड़िया की शादी है तो वो पार्टी देगा, चाय पिएगा, नाश्ता बनाएगा, दुनियादारी छोटे बच्चे करते हैं खेल कूद में, ठीक है। अपना खाना खाने से पहले गुड़िया को भोजन कराएगा, उनको सुलाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? जीववाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? जीववाद। अहम केंद्रित, अहम केंद्रित का मतलब होता है बच्चे में बहुत एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड नहीं बोल सकते, ईगो, ईगोसेंट्रिज्म। इसका मतलब क्या है भाई? बच्चों का जो यहां पर ईगो का मतलब है जो बच्चों में अहम की भावना होती है। कैसी भावना होती है? अहम। यानी बच्चा ये बोलता है कि जैसे मान लो बच्चे को आपने बोला जाओ बेटा खेल के आ जाओ, बच्चा खेलने नहीं गया और अचानक क्या हो गया? पानी गिर गया। तो बच्चा क्या सोचेगा? मैं नहीं गया इसीलिए पानी गिर गया। बच्चा क्या सोचेगा? मेरी मर्जी से पानी गिरा है, मैं ही तो पानी गिरवा दिया ताकि कोई ना खेल पाए। मैं नहीं खेला तो क्यों खेलेंगे बाकी लोग? या बच्चा जो रहेगा खुद को हर घटना से जोड़ देता है, खुद को हर घटना से जोड़ देता है। बच्चा बोलेगा मैं ही तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवाया हूं। या बच्चा कुछ भी इलॉजिकल तर्क दे सकता है कि भाई धरती मेरे पीछे पीछे को, मेरे को कौन फॉलो करती है? धरती माता। मेरे को कौन फॉलो करती है? धरती माता। इसी को बोलते हैं अहम केंद्रित। यानी हर घटना का सेंटर कौन रहेगा? वो बच्चा खुद रहेगा। केंद्रीयता, केंद्रीयता का मतलब होता है बच्चा केवल एक पहलू को देखेगा, बच्चा केवल एक पहलू को देखेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं अपनी मुट्ठी में कुछ बाटियां रख देता हूं और मैं बच्चे से बोलूंगा कि भाई बताओ ये बाटियां कितनी बाटियां हैं? तो बच्चा बोलेगा बहुत कम होगी, एक या दो होगी, क्योंकि उसको मुट्ठी के अंदर कितनी बाटियां हैं ये तो नहीं पता है, कंचे। लेकिन जब मैं ऐसे थ्रो करूंगा जमीन में तो बच्चा क्या बोलेगा? वाओ कितनी सारी कंचे हैं, कितनी सारी बाटियां हैं। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं कि जैसे मैं बच्चे को बोलूंगा आटे की लोई और रोटी दिखाऊंगा, उसी आटे की लोई से बनी हुई एक रोटी भी दिखाऊंगा और मैं बोलूंगा कौन बड़ी, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है? तो बच्चा क्या बोलेगा? रोटी को बोलेगा। बच्चा क्या बोलेगा? रोटी को बोलेगा, क्योंकि बच्चे की नजर में केंद्रीयता का गुण है। केंद्रीयता का मतलब है जो व्यापक दिख रहा है बच्चा उसी पे कंसंट्रेट कर रहा है, जो छोटा दिख रहा है बच्चा उसको छोटा समझ रहा है। बनेगा? पारगमन संबंध, पारगमन संबंध का मतलब है बच्चे की रीजनिंग, बच्चे की रीजनिंग, ट्रांसडक्टिव थिंकिंग। दो निर्जीव वस्तुओं के बीच इलॉजिकल संबंध बनाना, दो निर्जीव वस्तुओं के बीच इलॉजिकल संबंध बनाना। तो बच्चा अपना कुछ कहानी बना सकता है, कुछ थ्योरी दे सकता है, बच्चे के ऊपर है है ना। पारगमन चिंतन किसकी विशेषता है? सेकंड स्टेज की। अब बात करेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। यहां पर बच्चा स्कूल जाता है, प्राइमरी क्लास में पढ़ता है बच्चा यहां पर। तो यहां पर बच्चे के अंदर सबसे पहला डेवलपमेंट जो होता है कॉन्क्रीट थिंकिंग आती है, कॉन्क्रीट थिंकिंग, मूर्त चिंतन या प्रत्यक्ष चिंतन। अब ये मूर्त चिंतन क्या है? तो भाई मूर्त चिंतन का मतलब है जैसे आप मेरे को देख रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप मेरे बारे में जब सोचोगे, मेरे पढ़ाने के बारे में जब सोचोगे, तो इसको हम बोलते हैं मूर्त चिंतन या डायरेक्ट थिंकिंग, प्रत्यक्ष चिंतन। यानी सामने रखी, सामने जो घटना घट रही है,
सामने कुछ हो रहा है उसके बारे में जब आप उसको देखकर सोचोगे तो उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष चिंतन। उसके बाद देखिए रिवर्सिबिलिटी, उल्टा, उल्टा करने का गुण। 3 धन 2 5 होता है, तो 5 को क्या लिखेंगे? 3 और 2 का जोड़। 3 और 2 का जोड़ 5, तो 5 किसका जोड़? 3 और 2, यानी चीजों को उल्टा करने की प्रकृति। संरक्षण, यहां पर बच्चा यह समझ जाता है कि लोई और रोटी सेम है। बच्चे के अंदर यह डेवलपमेंट हो गया, यह सोच आ गई कि भैया लोई से ही बनती है रोटी, तो दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों चीजें समान है। यानी बच्चा पहले कैसे सोच रहा था? केंद्रीकरण। यहां पर बच्चे का गुण हो गया विकेंद्रीकरण, मतलब चीजों को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। क्या कहलाएगा? विकेंद्रीकरण कहलाएगा। आगे बढ़े। सकर्मक परिणाम। सकर्मक परिणाम का मतलब है, अगर आप मान लीजिए राम रमेश का दोस्त है और रमेश मोहन का दोस्त है, राम रमेश का दोस्त है, रमेश मोहन का दोस्त है, तो भाई राम और मोहन भी दोस्त हो गए। पहला व्यक्ति दूसरे से कनेक्टेड है, दूसरा तीसरे से कनेक्टेड है, तो पहले और तीसरे में भी कुछ ना कुछ दोस्ती यारी संबंध होगा। तो यहां पर वो चीजों को जमाना सीख जाता है, बढ़ाना, घटाना, तुलना करना, क्रम से जमाना, ये सारी चीजें बच्चे में आ जाती है। अब हम बात करेंगे 11 से 15 वर्ष की जो स्टेज होती है, औपचारिक संक्रियात्मक इस अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, सॉरी, हाँ ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो भाई यहां पर बच्चा क्या हो जाता है भाई? कैरियर के बारे में सोचने लगता है। नहीं मम्मी, मैं तो डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, टीचर बनूंगा। और बच्चे में गणित, तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन, ये एबिलिटी डेवलप होती है। यानी बच्चे का जो मैथ्स कैलकुलेशन है वो तगड़ा हो जाता है, बनेगा। बच्चा जो होता है वो काल्पनिक संभावना, यानी कोई प्रॉब्लम का अपने हिसाब से सॉल्यूशन देने की एबिलिटी आ जाती है। बच्चा संयोजन, कॉम्बिनेशन अप्रोच लगाने लगता है। बच्चे को कॉम्बिनेशन अप्रोच की ज्ञान मिल जाता है, ठीक है। ठीक है, वही चीज है भाई, है ना। तो यहां पर ये सब चीजें मैं आपको बता दिया हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर एक फ्लो चार्ट दिया गया है, इसमें हम कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, सभी लोग ध्यान देंगे। भाई मानसिक ढांचा, जो स्कीमा होता है, नया अनुभव आता है, उसको नया अनुभव को किस में ऐड करेगा? वो सम्मिलन में, एसिमिलेशन में। और आगे चल के वो क्या करेगा? उसको भाई ऐड करेगा, फिर आगे चल के उसको अपडेट करेगा, संतुलन करेगा, बैलेंस करेगा। मान लो बच्चे में असंतुलन की स्थिति है, ठीक है, असंतुलन, बच्चा कंफ्यूज हो गया है, तो बच्चा क्या करेगा? उसको अपडेट करेगा और उसके बाद उसको चेंज करेगा, नॉलेज को क्या करेगा? सही ज्ञान डालेगा अपने दिमाग में, बनेगा, ठीक है। तो वही चीज बताया गया है। तो ये सारी चीजें, सारी चीजों के संयोजन से क्या बनता है? बच्चे के अंदर एक बहुत ही अच्छा नॉलेज, गेन ऑफ नॉलेज आ जाता है। यानी बच्चा क्या हो जाता है? एक समृद्ध ज्ञानी व्यक्ति बन जाता है इन सब चीजों के हेल्प से। तो वही चीज है भाई, स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इक्विलिब्रेशन, है ना। कोई नई चीज नहीं है, मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझा दिया है। अब देखिए कुछ एमसीक्यू है। तो पहला एमसीक्यू है, जब बच्चा नई जानकारी को पुरानी जानकारी में जोड़ता है, एडअप करना, सम्मिलन या आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन, क्या होगा? एसिमिलेशन, ठीक है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की मुख्य प्रेरक शक्ति क्या है?
पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की मुख्य प्रेरक शक्ति क्या है? भाई प्रेरक शक्ति का मतलब है संगठन। भाई बच्चे का नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है भाई बताइए आप लोग मेरे को, यहां पर समझिएगा, क्वेश्चन को समझिए। प्रेरक शक्ति, बच्चा जहां से कॉन्सेप्ट को निकाल कर आपके सामने थ्रो करेगा, चीजों को समझेगा, उसको बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, अलग अलग स्कीमा को जोड़कर बड़ी ज्ञान प्रणाली बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वही ऑर्गेनाइजेशन, अभी बताया हूं। ज्ञान को व्यवस्थित करना, संयोजन करना, आगे पीछे करना, जमाना, उसी को क्या बोलते हैं? संगठन बोलते हैं। बच्चे ने पहली बार बिल्ली देखा और उसके लिए नया स्कीमा बनाया, तो ये क्या है भाई बताओ? बच्चे ने पहली बार बिल्ली देखा, मैंने बोला बच्चे के दिमाग में क्या है भाई? कुत्ता है। अब कुत्ते के बाद बिल्ली को क्या बोलेगा? वो 4 पैर वाला कुत्ता बोलेगा ना, अलग, जो ऐसा कुत्ता जो म्याऊ करता है, तो इसको क्या बोलेंगे? अकोमोडेशन बोलेंगे। बनेगा अकोमोडेशन। पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है? मानसिक संरचना, मानसिक ढांचा। बनेगा? ठीक है, तो वही चीज है भाई, स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इक्विबिलेशन, है ना भाई। कंफ्यूजन यहां पर होता है इस टॉपिक में शब्दों को लेकर, आता आपको है, लेकिन आप एग्जाम हॉल में क्या करते हो? शब्दों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हो। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, शब्दों का मतलब समझना है और आपको आराम से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। धन्यवाद सभी को। तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।